चलिए आज बात करते हैं उस एक रात की जो एक पूरे शहर के लिए कभी ना मिटने वाला जख्म बन गई। आज हम समझेंगे भोपाल गैस त्रासदी की पूरी कहानी। जरा सोचिए, 3 दिसंबर 1984 की वो सुबह। भोपाल के लोग जब जागे तो उन्हें खांसी और घुटन महसूस हुई। हवा में एक ऐसा अनदेखा जहर था कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर भागना किससे है। एक अजीब सी दहशत का माहौल था। और उस रात की कीमत करीब करीब 25,000 जानें। पर यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, आप जानते हैं, ये उन हजारों लोगों की कहानियां हैं जिनके परिवार और जिनकी जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल गईं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक कीटनाशक बनाने वाला प्लांट जिसे एकदम आधुनिक माना जाता था, वो इतनी बड़ी, इतनी भयंकर तबाही की वजह कैसे बन गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, वापस चलते हैं उस रात की शुरुआत में। यूनियन कार्बाइड प्लांट से जो जहरीली गैस निकली वो हवा से भी भारी थी। इसका मतलब वो जमीन के करीब रहते हुए शहर के घनी बस्तियों में चुपके से फैलती चली गई। और इस पूरी तबाही का जो मुख्य कारण था वो था एक केमिकल, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे शॉर्ट में MIC कहते हैं। जैसे ही लोगों ने इस गैस में सांस ली, इसने उनके फेफड़ों को अंदर से ही जाम कर दिया। सांस लेना नामुमकिन हो गया था। तो आप चलते हैं ठीक उस जगह पर जहां से ये सारा जहर फैला था, यूनियन कार्बाइड प्लांट। चलिए देखते हैं कि उस रात प्लांट के अंदर असल में क्या हो रहा था। अब जरा इन घटनाओं के क्रम को देखिए। रात के 12:05 पर एक छोटा सा गैस लीक पता चलता है, लेकिन सुपरवाइजर क्या करता है? वो इसे मामूली बात कहकर टाल देता है। और फिर सिर्फ 25 मिनट के अंदर टैंक का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कंक्रीट की बनी मोटी दीवारें तक फट जाती हैं। तो देखिए, ये कोई एक गलती नहीं थी। असल में ये एक के बाद एक सुरक्षा के सारे सिस्टम्स का फेल होना था। पूरी की पूरी चेन ही टूट गई थी। सोचिए, एक एक करके हर चीज गलत होती गई। जो पहला सेफ्टी सिस्टम था, गैस स्क्रबर, जो गैस को बेअसर कर सकता था, वो खराब पड़ा था। दूसरा, फ्लैट टावर, जिसका काम था गैस को जला देना, उसका एक बहुत जरूरी पाइप ही निकाल दिया गया था। और जो आखिरी उम्मीद थी, पानी की बौछार, उसके होज इतने छोटे थे कि चिमनी तक पहुंच ही नहीं सकते थे। मतलब हर तरफ से नाकामी। और जब बाद में जांच हुई तो एक और भी खतरनाक सच सामने आया। पता चला कि यह सिर्फ मशीनों की खराबी नहीं थी, इसके पीछे थी घोर लापरवाही और पैसे बचाने की होड़। मतलब कॉस्ट कटिंग का एक खतरनाक खेल। जरा इस फर्क को देखिए। कंपनी के जो सुरक्षा नियम थे और प्लांट में जो हकीकत थी, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। नियम कहते थे कि टैंक को आधा ही भरा जाना चाहिए, पर वो 75% भरा हुआ था। पानी को रोकने के लिए नाइट्रोजन का प्रेशर जरूरी था, पर वो 20 दिनों से था ही नहीं। और तो और जो सबसे जरूरी प्रेशर नापने वाला गेज था, वो भी खराब था। असल में ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ ये कि पाइप की सफाई के दौरान एक खराब वाल्व से पानी टैंक में चला गया। अब क्योंकि नाइट्रोजन का प्रेशर तो था नहीं, तो उस पानी ने MIC के साथ मिलकर एक जानलेवा रिएक्शन शुरू कर दिया। और कमाल की बात यह है कि कंपनी ने उसी साल प्लांट का बजट भी घटा दिया था। इससे पहले भी कई छोटे मोटे लीक हो चुके थे, जिनमें एक मजदूर की तो जान भी जा चुकी थी। मतलब खतरे की घंटियां तो बज रही थीं। तो अब बात करते हैं इस तबाही के बाद के सालों की, जो दर्द और नाइंसाफी की एक लंबी कहानी है। देखते हैं कि इतने सालों में क्या हुआ। न्याय की कहानी तो और भी ज्यादा निराशाजनक है। कंपनी के CEO वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन वो जमानत पर छूटकर भारत से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कई साल बाद यूनियन कार्बाइड ने सरकार से एक समझौता किया, जो पीड़ितों के लिहाज से बहुत ही मामूली रकम थी। और फिर 2010 में जाकर प्लांट के कुछ मैनेजरों को लापरवाही का दोषी तो ठहराया गया, लेकिन सजा के नाम पर सिर्फ छोटा मोटा जुर्माना लगाया गया। और ये मत सोचिए कि तबाही खत्म हो चुकी है। वो बंद पड़ी फैक्ट्री आज भी वहीं खड़ी है, एक जहरीले स्मारक की तरह। वहां की मिट्टी और पानी आज भी खतरनाक केमिकल से भरे हुए हैं। और जो लोग उस रात बच गए थे, वो और उनकी आने वाली पीढ़ियां आज भी कई गंभीर बीमारियों और जन्म से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आज 40 साल बाद एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है। ऐसी लापरवाही की असली कीमत क्या होती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस कीमत को आज भी कौन चुका रहा है?